हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं बायोफ्लिक्स यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 5 जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके नीट सेक्शन में बॉटनी सेक्शन में चैप्टर लाइक करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग हर वो चीज सीखेंगे जिसको देख के हम लोग किसी भी प्लांट को बाहरी स्ट्रक्चर्स को देख के हम प्लांट में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी जो टर्म था इट वाज गिवन बाय जॉन वुल्फगैंग वॉन गोएथे, एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, बेसिकली पोएट थे, साइंटिस्ट नहीं बल्कि ये पोएट थे और ये फिलोसोफर थे और फिलोसोफर के साथ साथ पोएट। और ये इन्होंने जो है मॉर्फोलॉजी जो टर्म था वो पॉइंट किया था, मतलब मॉर्फोलॉजी शब्द था उसके बारे में बताया था कि मॉर्फोलॉजी नाम का भी कोई वर्ड है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी होती क्या ये हम लोग देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, किसी भी, अब से हम लोग बायो में पढ़ रहे हैं तो किसी भी बायो में क्या पढ़ सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑब्वियसली हम उनके कुछ जो चीजें ऑब्जर्वेबल है नेक्ड आई से या हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी प्लांट के जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं तो सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फीचर्स विच आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द थ्रू द नेक्ड आईज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, सम टोटल of external characteristics of, अब चूंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स लिख सकते हैं, या फिर हम केवल मॉर्फोलॉजी को ही डिफाइन कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं या ऑफ अ लिविंग बॉडी लिख सकते हैं। ऑफ अ लिविंग बॉडी आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ये है आपके किसी भी लिविंग बॉडी में जो बाहर से कैरेक्टर्स आपको दिखाई पड़े, किसी भी लिविंग बॉडी में जो कैरेक्टर्स आपको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं उनको एक साथ मिला के हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। अब हम जो कि प्लांट्स में पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को आप समझने के लिए आप क्या करेंगे, हम लोग एक बार देखते हैं, छोटा सा एक व्यू देख लेते हैं प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का। प्लांट्स हमारे सारे के सारे लाई करते हैं किंगडम प्लांटी में अकॉर्डिंग टू द RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा भी था। किंगडम प्लांटी जो है हमारा लाई करता है, किंगडम प्लांटी में सारे के सारे हमारे ग्रीन प्लांट्स लाई करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं पहली चीज कि जो प्लांटी है वो बेसिकली डिवीजन उसके कैसे हैं। तो किंगडम प्लांटी इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड इनटू टू बेसिक डोमेन्स, दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है जो कि मेन भाग होते हैं। पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें सारे के सारे प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट पार्ट जो हैं वो थैलस लाइक होते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो थैलस का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी वेयर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड। जहां पर प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीफ क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है उसे हम कहेंगे थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन या थैलस लाइक बॉडी। और जिस प्लांट ग्रुप में थैलस लाइक बॉडी पाई जाती है उसे हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। सो वी कैन राइट हियर थैलस लाइक बॉडी कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं और no distinct plant parts। अभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा प्लांट पार्ट्स नहीं होंगे तो इधर एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, तो इधर दूसरी साइड आ जाते हैं जहां एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ये हो गया आपका एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में क्या है, बेसिकली थैलस लाइक बॉडी यहां पर थी, यहां थैलस लाइक नहीं होगी तो यहां पे हम लिख लेंगे डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स आर फाउंड। तो थैलोफाइटा में बेसिकली आपको दो प्लांट ग्रुप पढ़ने के लिए मिलते हैं एंड दे आर नंबर वन
नंबर 2, क्या क्या प्लांट पार्ट्स हैं वो? एक तो है आपका एल्गी, और एक है आपका ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक हो गया एल्गी और दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा। इन केस ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, मूविंग ऑन टू द एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइट्स में हम लोग देखेंगे तो एम्ब्रियोफाइट्स में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें डिस्टिंक्ट प्लांट पार्ट्स मौजूद होते हैं, इनमें हम लोग देखेंगे इनमें हमको 3 प्लांट ग्रुप्स मिलते हैं, बेसिकली 3-4 मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है टेरिडोफाइट्स, जहां पर हम लोग लिख देते हैं टेरिडोफाइट्स, या टेरिडोफाइटा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेरिडोफाइटा ये पहले ऐसे प्लांट ग्रुप थे जो कंप्लीटली लैंड हैबिट पे पाए गए या फिर जिनमें जाइलम फ्लोएम पाया गया। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। इनको हम लोग फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी में भी रखते हैं, मतलब जहां वेस्कुलर मतलब होता है जहां पे जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स ये हो गया आपका। सेकेंडरी टेरिडोफाइटा के बाद में क्या आ जाएगा आपका? जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। इधर लिख देते हैं नंबर 2, यहां लिखते हैं 1 2 3 4 जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो है, हालांकि हम लोग ये चीज जो है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ते हैं? जिम्नो मतलब होता है नेक्ड सीड। यहाँ पर कैसे सीड्स पाए जाएंगे? इनके नेक्ड सीड्स होते हैं, नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स मतलब यहां पर सीड बनेंगे और टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनते, याद रखिएगा, सीडलेस प्लांट्स होते हैं, इनको हम लोग सीडलेस भी कह सकते हैं, सीडलेस। यहाँ सीड बनेंगे लेकिन उन पर कोई कवर नहीं होगा, मतलब इनमें फ्लावर नहीं बनता है ना। तो सीड्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के, या कह सकते हैं कि जिस मतलब हवा में या एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते रहते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। लास्ट जो ग्रुप है हमारा, इस साइड लिख देते हैं जिम्नोस्पर्म, और फिर इस साइड लिख देते हैं एंजियोस्पर्म। ये हो गया आपका 5। एंजियोस्पर्म जो है वो एक्चुअल में आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला ग्रुप कहलाता है। एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट एडवांस होते हैं हम लोग अपनी एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं तो वो मोस्ट सिंपल से लेके हम लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स वाली डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी हमको ऐसे ही दे रखा है। फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको ही हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग आज मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में से आपको एल्गी के बारे में नहीं पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है हल्का सा रफली। और इसके बाद हम लोग, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी जो है वो टर्म था जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएथे ने, जो कि एक प्रकार के जर्मन पोएट थे, वहां से इन्होंने अपना टर्म कॉइन किया था। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के, जिनको हम लोग एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए हमने क्या किया? किंगडम प्लांटी सॉरी PLA, यहां थोड़ा सा NTAE होगा, ये PLANTAE होगा। तो यहाँ पे क्या, किंगडम प्लांटी में बेसिकली 2 ग्रुप होते हैं, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एम्ब्रियोफाइटा में क्लियर डिस्टिंक्ट पार्ट्स पाए जाते हैं प्लस एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, क्योंकि सीड बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। अब थैलोफाइट्स में क्या होता है कि जो बॉडी है वो थायलॉइड है, थायलॉइड में किसी में पाई जाती है? एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। वहां पर कोई भी आपको रूट स्टेम और लीफ जो है क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। यहाँ पर है टेरिडोफाइट्स होते हैं, सीडलेस होते हैं, और सीडेड प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। और हमें पता चल गया है कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली एंजियोस्पर्म को ही पढ़ना है। नोट कर लीजिए इसको।
तो अब अगर हम किसी एक टिपिकल प्लांट के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है लाइक दिस, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जमीन है, इसके नीचे इस तरह से इसमें रूट है, प्लांट के पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें प्लांट्स के सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हम इसमें कवर करें कि हम किसी भी प्लांट में ये मान लीजिए ब्रांच हो गई, ये हमारी लीफ हो गई, अब एक हम इधर ब्रांच कर देते हैं, इधर हम मान लीजिए फ्लावर कर देते हैं, पुष्प कर दे रहे हैं, इधर क्या कर देंगे, मान लीजिए कि इधर हम पुष्प कर दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे छोटे छोटे बर्ड्स हो गए जो कि ब्रांच बनाने के काम आते हैं। साथ ही साथ अब हम क्या करते हैं, एक साइड में इसमें फ्रूट लगा देते हैं, फ्रूट में हम इसमें क्या कर देते हैं, इस तरह से फली लगा देते हैं, ये हो गई हमारी फली। अभी हम क्या करेंगे, इस प्लांट में टोटल प्लांट पार्ट्स देखेंगे, क्या क्या प्लांट पार्ट्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टेम, इसको तना कहते हैं। सेकेंडरी दिस इज फ्रूट यानी फल हो गया। थर्ड दिस इज लीफ, this is flower and this is root, ये हो गई हमारी रूट यानी जड़ हो गई। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बेसिकली जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल को हम लोग अगर एक बैरियर मान लें, ग्राउंड लेवल इज लाइक अ बैरियर, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट पार्ट्स ऐसे हैं जो ग्राउंड से ऊपर हैं और कुछ प्लांट पार्ट्स नीचे हैं, जैसे रूट हो गई, और रूट में निकले हुए रूट हेयर्स, आपको पता है ये हो गए रूट हेयर्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल में जितने भी प्लांट पार्ट्स ऊपर हैं, ग्राउंड से जितने ऊपर हैं, ग्राउंड से कुछ नीचे हैं, तो ऑल द प्लांट पार्ट्स विच लाई अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर हैं, इन सभी को एक साथ मिला के कहा जाएगा शूट सिस्टम। क्या कहा जाएगा, शूट सिस्टम, अर्थात प्ररोह तंत्र। हिंदी मीडियम में इसको प्ररोह तंत्र कहा जाता है। अभी हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख नहीं रहे हैं, सॉरी, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आप अगर लोग अगर चाहते हैं तो इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, पत्ती है, पुष्प है, फल है, ये तना है, ये मूल है, ये मूल रोम है, मूल रोम मूल। और इसको जितने भी ये प्लांट पार्ट्स बिलो द ग्राउंड यानी कि जमीन से नीचे के समस्त भाग आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, रूट सिस्टम। वाह, रूट सिस्टम, ये हो गया आपका रूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हिंदी में मूल तंत्र कहते हैं। तो बेसिकली प्लांट जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो शूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम। अब एक चीज याद रखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, इसके पहले हम लोग क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल थ्योरी ये कहती है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मे बी प्लांट और एनिमल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव अपना जीवन काल शुरुआत करता है एक सिंगल कोशिका से, एक छोटी सी कोशिका से। उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जाइगोट कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, जाइगोट। भाई सिंपल सी बात है, जाइगोट ये जो नया पौधा होता है वो कहाँ से बनता है, सीड से बनता है। सीड में जाइगोट रहा होगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग पढ़ते हैं 10th में भी हमने पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन केस इन चैप्टर ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे जाइगोट होता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो ऐसे ही हमें पता है कि किसी भी सीड में एम्ब्रियो पाया जाता है। अब अगर हम सीड में एम्ब्रियो पाते हैं तो एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है, उसके दो पार्ट्स हैं, उसमें जो अपर पोर्शन होता है उसे कहते हैं प्ल्यूम्यूल, PLUMULE। उसमें जो लोअर पोर्शन होता है उसे कहते हैं रेडिकल। डिपेंड ये करता है कि वो मोनोकॉट का है या डाइकॉट का है। ये चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 12th में, बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो एम्ब्रियो का प्ल्यूम्यूल पार्ट होता है, हमेशा याद रखिए सीड में जो एम्ब्रियो का, जैसे मान लीजिए हम सीड बनाते थे, चने का बीज बनाते हैं, ऐसे आपको 10th में भी देखने को मिला होगा। ये है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ एम्ब्रियो है, ये कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। एम्ब्रियो में ऊपरी हिस्सा ये जो होता है इसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं, PLUMULE। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको रेडिकल कहते हैं, RADICAL, रेडिकल हो गया। अब प्ल्यूम्यूल जो होता है वो आगे चल के, प्ल्यूम्यूल क्योंकि ऊपर है तो ऊपरी भाग बनाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि प्ल्यूम्यूल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा या फ्यूचर में क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं प्ल्यूम्यूल यानी शूट सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम प्ल्यूम्यूल। और रूट सिस्टम यहां हम लिख देंगे डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अर्थात जो एम्ब्रियो होता है उसके रेडिकल पार्ट से, एम्ब्रियो जो होता है उसके रेडिकल पार्ट से क्या रूट सिस्टम बनेगा, और प्ल्यूम्यूल वाले भाग से वो शूट सिस्टम बनेगा। एम्ब्रियो में ऊपरी भाग जो है प्ल्यूम्यूल कहलाता है, नीचे वाला भाग रेडिकल कहलाता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर वाले भाग प्ल्यूम्यूल है, ऊपरी भाग बनाएगा। नीचे वाला भाग आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम, ये नीचे वाला भाग बनाएगा। आई होप सो आपको टिपिकल प्लांट के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर एक और क्लासिफिकेशन लाई करता है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, यहीं कहीं लिख दूं क्या, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, हम लोग इधर देख लेते हैं। प्लांट में पाए जाते हैं दो टाइप के पार्ट, एक को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरे को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। हम लोग क्लास 10th में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसको सीख ली चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या, ताकि हमारी यादें ताजा हो जाए, हमारी यादगार बन जाए। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें कौन कौन आता है। तो बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं आपके रूट, लीफ और स्टेम। रूट, लीफ, स्टेम वेजिटेटिव पार्ट्स, कायिक भाग, जनन भाग। इसमें आता है रूट, मूल, लीफ, पत्ती, स्टेम और तना। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाता है हर वो पार्ट आएगा जिससे नया पौधा बनने के चांसेस होंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो ही लोग आते हैं भाई, एक ही खानदान के दो लोग आ जाते हैं। एक तो फिलावर मतलब पुष्प, और दूसरा फ्रूट यानी कि फ्रूट अर्थात फल। ठीक है, ये हो गया आपके रूट, लीफ, स्टेम वेजिटेटिव पार्ट्स में, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपके हो गए फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, एक छोटा सा और अभी मैं एक और क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, छोटा सा है। अब पढ़ रहे हैं तो इसमें मॉर्फोलॉजी में कुछ बचना नहीं चाहिए, मॉर्फोलॉजी में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। प्लांट्स का जो स्टेम होता है, स्टेम कुछ प्लांट्स का बहुत ही हर्बेशियस होता है, कुछ प्लांट्स का स्टेम होता है बहुत ही वुडी होता है। तो ये जो हर्बेशियस है या वुडी मतलब लकड़ी, इनका नेचर जो है, जैसे आप फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कोरिएंडर, धनिए का देख लीजिए, पालक देख लीजिए, इन सभी के जो तने होते हैं काफी मजबूत, काफी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, काफी स्पंजी होते हैं। आप इमेजिन करिए रोज प्लांट यानी गुलाब का पौधा, चाइना रोज, गुड़हल का पौधा, इनके जो तने होते हैं वो
स्लाइटली वुडी वुडी होते हैं, मतलब हल्का फुल्का लकड़ी पाई जाती है इनमें। लेकिन एट लास्ट आप इमेजिन करिए मैंगो ट्री, आप इमेजिन करिए नीम का ट्री, आप इमेजिन करिए शीशम, आप इमेजिन करिए चीड़, देवदार, इतने सारे ट्रीज होते हैं। क्या इनमें उतना ही वुडी नेचर पाया जाता है जितना कि फर्स्ट 2 एग्जांपल में मैंने बताया? बिल्कुल नहीं। इनमें मेजॉरिटी का पार्ट जो होता है वो वुडी नेचर का होता है। और अब देखिए यहाँ पे हम इस वुडी नेचर के बेसिस पर, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम के बेसिस पर हम लोग जो प्लांट्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ? स्टेम की स्ट्रेंथ के आधार पर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हर्ब, HERB, सेकेंड श्रब, झाड़ी, एंड थर्ड ये हो जाता है आपका ट्री, पेड़। तो हर्ब, श्रब और ट्री, ये 3 आपकी जो है कैटेगरीज आ जाती हैं। बेटा हर्ब में आपको क्या पढ़ना रहता है? हर्ब में आप कुछ भी एग्जांपल, बहुत सॉफ्ट स्टेम, यहां लिख देंगे सॉफ्ट स्टेम, यहां लिख देंगे स्लाइटली वुडी, SLIGHTLY, स्लाइटली वुडी नेचर, ठीक है। और ट्री जो होते हैं वो हाईली वुडी होते हैं, हाईली वुडी होते हैं। अब यहां पर एक चीज ये समझने वाली है, इनके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं भाई? जो सॉफ्ट स्टेम वाले हैं उनमें आप लिख सकते हैं कोरिएंडर, आप धनिया लिख सकते हो, आप स्पाइनच लिख सकते हो, SPINACH, ठीक है। आप स्लाइटली वुडी जो आपके श्रब्स हैं इसमें रोज लिख सकते हो, रोज लिख सकते हो, और चाइना रोज लिख सकते हो, चाइना रोज, ये भैया हो गया चाइना रोज। ट्री में आप बहुत एग्जांपल है इसके ट्री के भैया, इसके आप लिख सकते हो, नीम लिख सकते हो, आप मैंगो लिख सकते हो, है ना। तो अभी बेसिकली हम लोग 2 ही एग्जांपल लिखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम, यानी कि तने की जो क्या बोलते हैं हम, तने की मजबूती के आधार पर, तने में जितना ज्यादा वुडी नेचर होगा उतना ही ज्यादा तना मजबूत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कभी और कुछ बचा है? एक बचा तो है यार, लेकिन आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, ये जो आपका रेडिकल पोर्शन है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसकी जगह पर हमको, क्योंकि यहाँ पे इसको बताने का कोई खास रीजन है नहीं, बस आपको प्रीम्यूल और रेडिकल की लोकेशन पता हो और ये पता हो कि एम्ब्रियो के पार्ट्स में आते हैं दोनों, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम करने वाले हैं एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास, छोटो सो डूम 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 डूम। हाँ, तो यहाँ पे लाइफ स्पैन की बेसिस पर प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे लाइफ स्पैन, एक सेकंड, यहां लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। भैया जीवन काल, आयु, उम्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं 1 ही साल जीते हैं, 1 साल में फ्लावरिंग करते हैं और खत्म हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 साल करते हैं। तो जो पहले 1 साल वाले होते हैं उनको एनुअल बोलते हैं, जो 2 साल वाले होते हैं बाइनियल बोलते हैं, जो 3 साल वाले होते हैं पेरिनियल बोलते हैं। अभी आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के एग्जाम्पल ढूंढिएगा, और साथ ही साथ क्लास 12th में साथ थोड़ा सा आप लोग अपग्रेड हो जाए। क्लास 12th में आपके आप बुक से सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं। एक प्लांट का नाम दिया हुआ है जो एवरी 12th ऑफ ईयर में, यानी 12 साल बाद फ्लावरिंग करता है। आप उसका नाम ढूंढ के और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा होमवर्क करना शुरू करें ताकि आपका भी मन लगा रहे। यहाँ पे हम लिखेंगे एनुअल, नंबर 2 बाइनियल, नंबर 3 पेरिनियल, पेरिनियल। अच्छा, एनुअल में क्या होता है? एनुअल में होता है फ्लावरिंग, एक सेकेंड दे कंप्लीट
लाइफ इन 1 ईयर, 1 साल में इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। बाइनियल, बाइनियल में क्या होता है, कंप्लीट लाइफ। अच्छा, यहाँ लाइफ लिखा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि फ्लावरिंग करके, मतलब ये अपनी फ्लावरिंग करते हैं 1 साल में, एनुअल कंप्लीट हो जाता है। 2 साल में करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, बाइनियल हो जाएगा। कंप्लीट लाइफ इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। एंड पेरिनियल, भैया बहुत साल तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, यहाँ लिखेंगे कंप्लीट लाइफ इन मैनी ईयर्स, MANY, मैनी ईयर्स। ये हो गया आपका पेरिनियल प्लांट। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमने कुछ चीजें अभी देखी हुई हैं। अभी हम लोग, आप लोग क्या करेंगे, ये टिपिकल एक प्लांट का डायग्राम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। प्लांट्स में सिस्टम बनाए हुए हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। कौन सा पार्ट किसमें है ये आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए। शूट सिस्टम प्लूम्यूल से बना है, रूट सिस्टम आपका रेडिकल से बना है, रूट सिस्टम आपका रेडिकल से बना है, RADICL, रेडिकल से बना है, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम इसके क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है वेजिटेटिव पार्ट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, और तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन एंड दिस वन इज ओके थर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जो प्लांट पार्ट्स हैं उसमें एक एक करके, वेजिटेटिव पार्ट्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें हर एक चीज का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम रूट पढ़ेंगे तो रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन क्या होता है, और लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये आज मतलब इस वीडियो में हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी हमारा मॉर्फोलॉजी कैसी होती है फ्लावर। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, या हो सकता है इसी सेक्शन में हो जाए, जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हमारा रूट, स्टेम और लीफ होगी, उसके मॉडिफिकेशंस होंगे। आफ्टर दैट हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चलेंगे, अपना लाइक फ्लावर है, फ्रूट्स है, उसके सीड्स है, बस यही चीजें पढ़नी है, और इसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करें, इसको रिवाइज करें। इस पे अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो रहा है, आपको लग रहा है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन क्वेश्चन मी, यू कैन क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, अपने साथ वालों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।